आशा देवी के शांत ग्रामीण जीवन में उस समय बड़ा बदलाव आया जब उनके पति रमेश का अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। गांव, जो हमेशा उनका आश्रय स्थल था, अब वीरान और अकेला महसूस करने लगा। कभी चहल पहल से भरा घर अब एक बहरा कर देने वाला सन्नाटा छा गया। केवल उनकी यादों की गूंज और 13 दिन के शोक की अवधि के दौरान कभी कभार आने वाले मेहमान ही आवाज दे रहे थे। आंगन में बैठी आशा ने उन दिनों को याद किया जब रमेश जीवित थे। वह परिवार का स्तंभ थे, हमेशा यह सुनिश्चित करते थे कि सब कुछ सुचारू रूप से चले। वे एक साधारण लेकिन संतुष्ट जीवन जी रहे थे। उनका बेटा सुबोध मुंबई में एक इंजीनियर के रूप में काम कर रहा था और उनकी बहू शिफाली भी एक इंजीनियर के रूप में काम कर रही थी। जीवन अच्छा था और आशा ने कभी रमेश के बिना भविष्य के बारे में नहीं सोचा था। जैसे जैसे 13वां दिन बीतता गया और आखिरी मेहमान चले गए, उसकी स्थिति की वास्तविकता उसके अंदर उतरने लगी। वह घर जो कभी गर्म और सुरक्षित लगता था, अब बोझ जैसा लगने लगा। आशा 65 साल की थीं और घुटनों के दर्द से पीड़ित थीं, जिसकी वजह से छोटी सी किराने की दुकान चलाना मुश्किल हो गया था। दुकान उनकी आय का मुख्य स्रोत थी, लेकिन अब उनकी हालत को देखते हुए वह अकेले इसे संभाल नहीं सकती थीं। सुबोध और शिफाली कुछ दिनों के लिए उनके घर पर ही रुके ताकि वह अपने घर में आराम से रह सकें। एक शाम जब वे मंद रोशनी वाले लिविंग रूम में बैठे थे तो सुबोध ने वह विषय उठाया जो उनके दिमाग में घूम रहा था। माँ, आप यहाँ अकेली नहीं रह सकती। यह सुरक्षित नहीं है और अकेले सब कुछ संभालना असंभव है। आप हमारे साथ मुंबई क्यों नहीं आती? उन्होंने धीरे से सुझाव दिया। आशा ने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में कई तरह की भावनाएं थीं। गांव, वह घर जहां उन्होंने अपना पूरा विवाहित जीवन बिताया था, और रमेश की यादें छोड़ना एक कठिन विचार था। लेकिन सुबोध सही थे। उनकी उम्र में अकेले रहना, खासकर उनकी स्वास्थ्य समस्याओं के साथ, व्यावहारिक नहीं था। वह जानती थीं कि अपने बेटे और बहू के साथ मुंबई जाना सबसे अच्छा विकल्प था। आशा का मन अनिर्णय से भारी था। सुबोध का प्रस्ताव तो समझ में आता था, लेकिन घर छोड़ने का विचार दिल दहला देने वाला था। उसे गांव, घर और हर कोने से गहरा लगाव था, जो उसके दिवंगत पति की यादों को समेटे हुए था। हर शाम वह आंगन में बैठकर सूर्यास्त को देखती, अपने विचारों में खोई रहती। उसकी सहेली सुनीता अक्सर उसका साथ देने और उसे सांत्वना देने आती थी। एक दोपहर जब वे साथ बैठकर चाय पी रहे थे, सुनीता ने अपनी चिंताएं व्यक्त की। आशा, क्या तुम मुंबई जाने के बारे में निश्चित हो? तुम्हें पता है कि शहरों में क्या होता है। कभी कभी कामकाजी बहुएं अपने ससुराल वालों की ज्यादा परवाह नहीं करती। वे तुम्हारा जीना मुश्किल कर सकती हैं। आशा ने भौहें सिकोड़ी। लेकिन सुनीता, सुबोध और शिफाली ऐसे नहीं हैं। उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। वे क्यों बदलेंगे? सुनीता ने आह भरते हुए कहा। मुझे पता है आशा, लेकिन लोग बदलते हैं और यह परवाह करने या न करने के बारे में नहीं है। यह उनके व्यस्त जीवन के बारे में है। क्या होगा अगर उनके पास आपके लिए समय नहीं है? इन शब्दों ने आशा के मन में संदेह के बीज बो दिए। अपने बेटे और बहू पर विश्वास के बावजूद वह दूसरों से सुनी गई कहानियों को अनदेखा नहीं कर सकती थी। क्या होगा अगर उनके साथ रहने के बाद चीजें बदल गईं? क्या होगा अगर वह बोझ बन गई? कुछ दिनों बाद सुबोध फिर से उसके पास आया। माँ, क्या तुमने मेरी बात के बारे में सोचा है? हम वास्तव में चाहते हैं कि तुम हमारे साथ आओ। आशा हिचकिचाई। उसकी आवाज कांप रही थी। सुबोध, मैं बस चिंतित हूँ। क्या होगा अगर मैं तुम्हारे और शिफाली के लिए बोझ बन गई? तुम दोनों की नौकरी बहुत मेहनत वाली है। तुम कैसे काम चलाओगे? सुबोध उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गया और उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया। माँ, तुम बोझ नहीं हो, तुम हमारा परिवार हो। हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ रहो, जहां हम तुम्हारी देखभाल कर सकें। कृपया किसी और चीज की चिंता मत करो। शिफाली, जो दरवाजे से सुन रही थी, अंदर आई और बोली, माँ, हमने पहले ही इस बारे में सोच लिया है। हम तुम्हें अपने साथ चाहते हैं। हम सब कुछ साथ में संभाल लेंगे। तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। उनकी ईमानदारी ने आशा के संदेह को पिघला दिया। उसे एहसास हुआ कि उसका बेटा और बहू वास्तव में चाहते थे कि वह उनके साथ रहे। भारी मन से लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ वह आखिरकार मुंबई जाने के लिए तैयार हो गई।
जिस दिन घर बदला वह दिन मिश्रित भावनाओं से भरा था। आशा ने अपना सामान पैक किया, ध्यान से चुना कि उसे क्या ले जाना है। उसने पुरानी तस्वीरें, अपनी साड़ियां और छोटी छोटी चीजें देखीं जो भावनात्मक रूप से बहुत कीमती थीं। हर चीज की एक कहानी थी, एक याद। शिफाली ने उसे सामान पैक करने में मदद की। माँ, तुम कौन सी साड़ियाँ अपने साथ ले जाना चाहती हो? मैं तुम्हारी ज़रूरी चीज़ें पैक कर रही हूँ। आशा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बस वही पैक करो जो मैं नियमित रूप से पहनती हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। जब वे सामान पैक कर रहे थे तो आशा को दुख का एहसास हुआ। वह हर कमरे से गुजरी और चुपचाप विदा ली। घर फुसफुसाता हुआ लग रहा था। उसे हंसी, आंसू और इसकी दीवारों के भीतर बिताए अनगिनत पलों की याद दिला रहा था। मुंबई की यात्रा घटनाहीन थी, लेकिन आशा के दिमाग में विचारों का तूफान था। उसने कार की खिड़की से बाहर देखा, परिचित ग्रामीण इलाकों को धीरे धीरे मुंबई के हलचल भरे शहरी नज़ारे में बदलते हुए देखा। ऊंची इमारतें, शोर और भीड़ बहुत ज्यादा थी। अपने अपार्टमेंट में पहुंचने पर आशा का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। सुबोध और शिफाली का घर विशाल और आधुनिक था, जो उसके गांव के घर से बिल्कुल अलग था। उन्होंने उसे उसका कमरा दिखाया, जिसे उन्होंने प्यार से तैयार किया था। माँ, यह आपका कमरा है, हमें उम्मीद है कि आपको यह पसंद आएगा, शिफाली ने मुस्कुराते हुए कहा। आशा ने कमरे के चारों ओर देखा। यह खूबसूरती से सुसज्जित था, जिसमें एक आरामदायक बिस्तर, एक छोटा सा पढ़ने का कोना और एक खिड़की थी जिससे पर्याप्त धूप आती थी। यह स्वागत करने वाला लगा। धन्यवाद शिफाली, ये बहुत प्यारा है, आशा ने कृतज्ञता से भरी आवाज में जवाब दिया। अगले कुछ दिनों में आशा ने अपने नए परिवेश में ढलने की कोशिश की। सुबोध और शिफाली ने उसे घर जैसा महसूस कराने की पूरी कोशिश की। उन्होंने उसके साथ समय बिताया, उसे सैर पर ले गए और उसे अपनी दिनचर्या में शामिल किया। आशा को एहसास होने लगा कि उसके पहले के डर निराधार थे। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, आशा ने एक नई दिनचर्या अपना ली। हर सुबह वह जल्दी उठती और शिफाली के साथ रसोई में शामिल हो जाती। वे साथ में नाश्ता बनाते, बातें करते और कहानियां साझा करते। शिफाली को आशा की गांव की कहानियां सुनना अच्छा लगता था और आशा को उनके साथ रहने में सुकून मिलता था। नाश्ते के बाद सुबोध और शिफाली काम पर चले जाते और आशा अपना दिन पढ़ने, बुनाई करने या टीवी देखने में बिताती। उसने आस पड़ोस की खोजबीन भी शुरू कर दी। धीरे धीरे शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी की अभ्यस्त हो गई। एक दोपहर शिफाली काम से जल्दी घर आ गई। उसने आशा को खिड़की के पास बैठे हुए विचारों में खोया हुआ पाया। माँ, सब ठीक है? उसने धीरे से पूछा। आशा ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। हाँ शिफाली, मैं बस गांव के बारे में सोच रही थी। यहाँ जिंदगी अलग है, लेकिन मैं इसकी अभ्यस्त हो रही हूँ। शिफाली उसके पास बैठी। माँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए या बात करनी है तो कृपया मुझे बताओ, हम तुम्हारे लिए यहाँ हैं। आशा ने कृतज्ञता की गहरी भावना महसूस करते हुए सिर हिलाया। उसने कामकाजी बहुओं के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी थीं कि वे अपने सास ससुर की परवाह नहीं करती, लेकिन शिफाली उन सभी कहानियों को गलत साबित कर रही थी। वह देखभाल करने वाली, चौकस थी और हमेशा सुनिश्चित करती थी कि आशा को शामिल महसूस हो। एक शाम सुबोध ने घोषणा की, माँ, हम इस सप्ताहांत मॉल जाने की योजना बना रहे हैं, क्या आप हमारे साथ चलना चाहेंगी? आशा की आंखें चमक उठीं। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, शहर को और देखना अच्छा लगेगा। मॉल की यात्रा एक यादगार यात्रा थी। आशा उस जगह की विशालता, दुकानों की विविधता और लोगों की भारी संख्या को देखकर आश्चर्यचकित थी। सुबोध और शिफाली ने सुनिश्चित किया कि वह सहज रहे, उसका हाथ थामे और भीड़ के बीच उसका मार्गदर्शन करते रहे। आशा और उसके परिवार के बीच का रिश्ता हर बीतते दिन के साथ मजबूत होता गया। सुबोध और शेफाली ने उसे सभी पारिवारिक गतिविधियों में शामिल करना सुनिश्चित किया और आशा ने पाया कि वह उनके साथ बिताए समय का बेसब्री से इंतजार कर रही है। एक दिन जब वे मॉल में थे, आशा और उसका पोता आर्यन थोड़ा आगे निकल गए। आर्यन ने एक आइसक्रीम की दुकान देखी और आशा का हाथ खींचते हुए कहा, दादी, मुझे आइसक्रीम चाहिए। आशा का दिल बैठ गया। उसके पास कोई पैसा नहीं था
और उसे लगा कि उसके ऊपर बेबसी की लहर दौड़ गई है। आर्यन, चलो तुम्हारे माता पिता के आने का इंतजार करते हैं, वे तुम्हारे लिए आइसक्रीम खरीदेंगे, उसने धीरे से कहा। तभी सुबोध और शिफाली उनके पास आ गए। आर्यन के उत्सुक चेहरे को देखकर सुबोध ने जल्दी से उसके लिए आइसक्रीम खरीद दी। शिफाली ने आशा के चेहरे पर भाव देखा और पूछा, माँ सब ठीक है? आशा ने हिचकिचाते हुए कहा, मेरे पास आर्यन के लिए आइसक्रीम खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, मुझे बुरा लग रहा है। शिफाली मुस्कुराई और आशा का हाथ थाम लिया। माँ, तुम्हें यहाँ पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम एक परिवार हैं और हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। अगर तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बता देना। आशा को अपने दिल में एक गर्मजोशी महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि उसके शुरुआती डर बेबुनियाद थे। सुबोध और शिफाली वास्तव में उसकी परवाह करते थे और चाहते थे कि वह खुश रहे। उसने मन ही मन यह नोट कर लिया कि वह नकारात्मक कहानियां सुनना बंद कर देगी और अपने परिवार के प्यार और देखभाल पर भरोसा करेगी। जैसे जैसे महीने बीतते गए, आशा ने पाया कि उसके जीवन में खुशियां फिर से आ रही हैं। उसने अपने शौक और रुचियों को फिर से तलाशना शुरू कर दिया। सुबोध और शिफाली ने उसे एक स्थानीय सामुदायिक केंद्र में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया, जहां वह अन्य वरिष्ठ नागरिकों से मिल सकती थी और विभिन्न गतिविधियों में भाग ले सकती थी। आशा ने अपने घुटने के दर्द से राहत पाने के लिए योग कक्षा में दाखिला लिया और एक बुनाई समूह में शामिल हो गई, जहां उसने नए दोस्त बनाए। उसे मुंबई में अपनापन महसूस होने लगा, कुछ ऐसा जिसके बारे में उसे डर था कि वह कभी नहीं पा सकेगी। एक शाम जब वे सभी रात के खाने के बाद एक साथ बैठे थे, सुबोध ने कहा, माँ, हम सोच रहे थे क्या हम एक पारिवारिक छुट्टी पर जाएं? यह हम सभी के लिए एक अच्छा बदलाव होगा। आशा की आंखें उत्साह से चमक उठीं। यह बहुत बढ़िया लगता है। हम कहाँ जाने की योजना बना रहे हैं? शिफाली ने कहा, हम एक हिल स्टेशन पर जाने के बारे में सोच रहे थे। ताज़ी हवा और सुंदर परिदृश्य हम सभी के लिए अच्छे होंगे। पारिवारिक छुट्टी एक जादुई अनुभव साबित हुई। उन्होंने सुंदर स्थानों का दौरा किया, स्थानीय व्यंजनों का आनंद लिया और खूबसूरत यादें बनाई। आशा ने खुद को तरोताजा महसूस किया और अपने परिवार के प्यार और समर्थन के लिए आभारी थी। जीवन एकदम सही लग रहा था, लेकिन जल्द ही एक अप्रत्याशित चुनौती सामने आ गई। एक दिन शिफाली परेशान होकर घर आई। माँ, सुबोध, मेरे पास एक खबर है। काम पर पुनर्गठन हुआ है और मैं अपनी नौकरी खो सकती हूँ। इस खबर ने उन्हें बहुत झकझोर दिया। शिफाली की नौकरी उनकी वित्तीय स्थिरता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। आशा सुबोध के माथे पर चिंता की लकीरें और शिफाली की आंखों में बेचैनी देख सकती थी। आशा आगे बढ़ी। चिंता मत करो बेटा, हम साथ मिलकर इससे निपट लेंगे। मैं तुम दोनों का साथ देने के लिए यहाँ हूँ। दिन हफ्ते में बदल गए और अनिश्चितता जारी रही। शिफाली ने एक और नौकरी पाने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन नौकरी का बाजार कठिन था। इस दौरान आशा ने घर के माहौल को हल्का करने का बीड़ा उठाया। उसने उनके पसंदीदा भोजन बनाए, उनका ध्यान भटकाने के लिए कहानियां सुनाई और भावनात्मक सहारा दिया। एक शाम जब वे अपने विकल्पों पर चर्चा करने के लिए साथ बैठे थे, तो आशा ने कहा, याद रखें, मुश्किल समय ज्यादा समय तक नहीं रहता, लेकिन मुश्किल लोग हमेशा के लिए रहते हैं। हमारे पास एक दूसरे हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। शिफाली को आखिरकार एक नई नौकरी मिल गई, लेकिन इस अनुभव ने परिवार को और भी करीब ला दिया। उन्हें एहसास हुआ कि चाहे उनके सामने कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आएं, वे मिलकर उनका सामना कर सकते हैं। चुनौतीपूर्ण समय ने उनके बंधन को मजबूत किया और उन्हें परिवार का महत्व सिखाया। आशा पहले से कहीं ज्यादा सुबोध और शिफाली की जिंदगी में घुल मिल गई थी। उसे मुंबई में एक नया उद्देश्य और खुशी मिली थी, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक शाम जब वे बालकनी में सूर्यास्त देख रहे थे, सुबोध ने आशा की ओर मुड़कर कहा, माँ, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने हमारे साथ आने का फैसला किया। तुम्हारे यहाँ रहने से हमारा जीवन बहुत समृद्ध हो गया है। आशा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी आभारी हूँ बेटा, मुझे तुम्हारे और शिफाली के साथ एक नया घर मिल गया है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जब तक हम साथ हैं, हम किसी भी चीज का सामना कर सकते हैं। जैसे जैसे सूरज क्षितिज से नीचे डूबता गया,
आशा को संतुष्टि का गहरा एहसास हुआ। उसने सीखा था कि घर जगह से नहीं बल्कि लोगों से बनता है, और सुबोध, शेफाली और आर्यन के साथ उसे एक ऐसा परिवार मिला था जो उसे प्यार करता था, उसका सम्मान करता था और उसे बिना शर्त प्यार करता था। यह सफर लंबा और अनिश्चितताओं से भरा था, लेकिन आशा को आखिरकार दुनिया में अपनी जगह मिल गई थी। एक ऐसी जगह जहां उसे महत्व दिया जाता था, प्यार किया जाता था और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह खुश थी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।